नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, आई गेस 4 और 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ नाम का चैप्टर ये कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। इससे पहले जो भी चैप्टर हमने कवर किया है, चाहे वो पावर शेयरिंग हो, चाहे वो फेडरलिज्म हो, चाहे वो जेंडर, रिलीजन, कास्ट नाम का चैप्टर हो, चाहे ये चैप्टर हो, सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये वीडियो जो अब हम डालने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये भी बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझने लायक, जानने लायक। तो चलिए सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। एंड हम बार अपने वीडियोस में कहा करते हैं, मेरा पर्पस चैप्टर पढ़ाना नहीं, चैप्टर समझाना होता है कि किस चीज़ से आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। तो पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख ही पा रहे हो सब्सक्राइबर कितना है, तो हम वी नीड सपोर्ट। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पहले हो जाए, या छोड़ो 500 ही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस चैप्टर का सबसे पहला चीज़ जो आपको पढ़ना है वो है आपका कुछ ओवरव्यू दिया गया। ओके, ओवरव्यू का मतलब वही होता है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, क्या पढ़कर आए हो, आगे आप जाके क्या पढ़ने वाले हो। तो उस तरह कुछ बेसिक बातें आपको दिया गया है जो आप जान सकते हो। यहाँ पर आप एक हेडिंग देख पा रहे हो जिसका नाम है वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी, बट इसका आंसर यहाँ नहीं दिया गया। ओके, आपको बस भले ही हेडिंग यहाँ पर दे दिया गया है कि हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, बट इसका आंसर जो है आपको आगे मिलेगा। और इस आंसर तक आपको पहुंचने से पहले कुछ बेसिक बातें पहले जानना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो आपको मीनिंग पढ़ के जाना है। उसके बाद आप जिससे नेक्स्ट पेज आइएगा, यहाँ पर आपको एक टर्म पढ़ना है, पार्टीशनशिप या पार्टीशन कहिए। ओके, तो इसका आपको आंसर कहाँ मिलेगा, तो देखिए रहा इसका आंसर। पार्टीशन क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव करता है, चाहे वो पार्टी सही कर रहा हो, गलत कर रहा हो। मतलब होता है ना, अंधाधुंध विश्वास करना, ब्लाइंडली एक रिलीजन ही, एक पॉलिटिकल पार्टी को जो आप फॉलो करते हो उसी को कहते हैं पार्टीशन। तो इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आप यहाँ पर वो देख पा रहे हो। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है लीडर। एक पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी ही देख लीजिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी के नरेंद्र मोदी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बिहार के जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार हो, चाहे वो आरजेडी बिहार के आरजेडी पार्टी के आपके तेजस्वी यादव हो, चाहे वो आपके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो। मतलब एक पार्टी में लीडर होना बहुत ही ज़रूरी है। और लीडर एक नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर या इम्पोर्टेंट जो भी एक मेन चेहरा भी होता है सब पार्टी का। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक्टिव मेंबर्स होना चाहिए, जो उस पार्टी के लिए बिना कोई पैसा लिए उस पार्टी के लिए बहुत काम करें, तैयार हो, मेहनत करें, पार्टी के लिए बहुत कुछ करें, उनको एक्टिव मेंबर्स कहते हैं। और उस पार्टी को जो वोट देते हैं या उस पार्टी की विचारधारा को जो मानते हैं, उनको हम लोग फॉलोवर्स कहते हैं। तो इस तरह 3 चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स। इसके बाद आप जैसे देख पा रहे हैं, एक पार्टी के कुछ फंक्शंस होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है देश में, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि भारत देश की ही बात किया जाए तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है, इनका सबसे पहला काम होता है कंटेस्टिंग इलेक्शन में लड़ना। दूसरा काम होता है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, मतलब अलग अलग योजनाओं को प्रमोट करना कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लाना। थर्ड फंक्शन आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, मेकिंग लॉस, कानून बनाना। अगर देखिए कब, जब वो पार्टी जब सत्ता में आ जाए तब की बात किया जा रहा है। ओके, तो जैसे एक पार्टी सत्ता में आती है तो उनको रूलिंग मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर में काम करना पड़ता है। इवन आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी का काम सॉल्विंग द डिस्प्यूट होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव का काम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ होता है, और लेजिस्लेचर का काम होता है या लेजिस्लेटिव का काम होता है मेकिंग ऑफ लॉस, जो कि पॉलिटिकल पार्टी करता है। फोर्थ फंक्शन आप देख पा रहे हैं, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मतलब वही सरकार बनाना और सरकार चलाना, ये भी काम होता है। और अगर सरकार में ना आ पाए तो कम से कम ऑपोजिशन में आकर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का काम करे, रूलिंग पार्टी को और बेटरली काम करने का वो प्रोत्साहन करे। तो ये सब फंक्शन है, और कुछ और भी देख लीजिए। शेयरिंग पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के जो डिमांड्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये भी अपना आवाज़ उठाते हैं, धरना रखते हैं, प्रोटेस्ट करना, ये करना, वो करना। एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो इस तरह टोटल 7 फंक्शन दिया गया पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि आपको पढ़ के जाना है।
चलिए इसके बाद अगर आप इस साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग दिया गया है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है। तो देखिए अभी आपने खुद सुन लिया, जो फंक्शन है वही आप चाहे तो लिख के आ सकते हो कि हाँ ये सब फंक्शन करता है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी है। बट इसका एक और अच्छा आंसर आपको एक और जगह दिया गया है, हम आपको ज़रा दिखाते देखिएगा अभी। आई गेस यही था, सॉरी, हाँ यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरी, आपको यही आंसर आप लिख के आ जाइएगा, फंक्शन आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो एक हेडिंग है दैट इज़ कॉल्ड हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, मतलब एक देश में चाहे वो इंडिया ही मान लीजिए, तो इंडिया में कम से कम कितना पार्टी होना चाहिए या मैक्सिमम कितना पार्टी होना चाहिए जिससे वो देश जो है बहुत ही बढ़िया से चलेगा। ओके, तो इंडिया जैसा देश जो कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, चलिए एक एक करके समझते आपको दिखाते चलते। ओके, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम ऐसा देश होता है जहाँ पर कम से कम एक ही पार्टी हो मैक्सिमम, जैसे कि चाइना या चाइल, वहाँ पर एक ही पार्टी होता है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल होता है। सेकंड आप जब कहते हो सिग्नल पार्टी के बाद क्या आएगा, दैट इज़ कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि वहाँ पर दो पार्टियाँ हों, आपको दिखाते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए, यहाँ पर दो ही पार्टी जो कि मेनली रूल करता है, मतलब चेंज होते होते बार बार सरकार बदल के यही लोग रूल करते हैं। एंड तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे भारत जैसे देश में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे पार्टी। कितने पार्टी हैं, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज़रा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग इंडिया में 7 पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो और इवन आप जब और भी पढ़े तो आपको पता चले 2000 से भी ज़्यादा पार्टियाँ हैं। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए 750 आपके एनसीईआरटी में जो दिया रहेगा आप वो पढ़ के जाइएगा। ये मेरे पीडीएफ में 750 दिया गया, आपके बुक में जो दिया रहेगा आपको वो पढ़ के जाना है, लेटेस्ट वाला। ओके, तो इसके बाद एक और वर्ड आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्या, चलिए अब ये ज़रा दिखते हैं। देखिए कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब बहुत सारी पार्टी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जब अलग अलग पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है, गठबंधन आप लोग सुने होंगे, तो जब गठबंधन बनाएंगे मतलब पार्टी सरकार बनाएंगी उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अगर इंग्लिश में कहा जाए व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले पार्टी जब एक साथ आके रूलिंग पर आएंगे उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे। बट अगर सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टी अगर रूलिंग में आएंगे तो उनको क्या कहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, कहाँ पर, पावर शेयरिंग नाम के चैप्टर में भी पढ़ा था, एंड फेडरलिज्म वाले चैप्टर में भी आपने ये सब पढ़ा था। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िए तो एक और आपको टर्म पढ़ना, दैट इज कॉल्ड अलायंस। ओके, देखिए ये पढ़िएगा, ये रहा अलायंस। तो अलायंस में आपको 2-3 अलायंस का नाम पढ़ना है, जैसे कि एनडीए, यूपीए। एनडीए अलायंस जो इसका मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें कौन कौन आता है बेसिकली, जो बीजेपी और बीजेपी के जो जो उनके सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं सेम आइडियोलॉजीज वाले, इन सब का जब गठबंधन बनता है एक साथ सेम उनकी पार्टियाँ का। ओके, ये नहीं कह रहे कि सेम आइडियोलॉजी, हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो पार्टी खड़ी है उन सबको मिला के एनडीए कहते हैं। जबकि यूपीए क्या होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें कौन आता है बेसिकली, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थकारी पार्टी होते हैं, समर्थन जो उनको देते हैं, उन पार्टियों को मिला के कहते हैं यूपीए गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम बिहार से अगर एग्जांपल दें, बिहार के जो आरजेडी पार्टी है, लालू यादव की पार्टी, बिहार के में जो कांग्रेस पार्टी है, ये सब मिल के लड़ती है तो इनको यूपीए कहते हैं। या जब 2019 का जब चुनाव हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बने थे, उस टाइम में जो था महागठबंधन का नाम आपने सुना होगा, जिसमें बेसिकली यूपीए के अंदर समाजवादी पार्टी, तृणमूल पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, फिर ये कांग्रेस, वो वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्टी मिलकर लड़ी थी और उसमें फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार जीती थी, ये अलग बात है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स पढ़ लीजिएगा, अलायंस क्या होता है, कोलिशन क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम क्या होता है, सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम, आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा एक और यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप ज़रा पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एट ऑल एंड ऑल सिचुएशन। आई होप आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा कि कोई भी अगर आप कहोगे नहीं दुनिया में सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी, अगर आप कहोगे नहीं दुनिया में सबसे बेस्ट वन पार्टी सिस्टम है, आप कहोगे नहीं दुनिया में सबसे बेस्ट मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा पार्टी सिस्टम या दुनिया में कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कि बेस्ट कहलाता हो। लेकिन हाँ, जितना है उतना में सबसे बेस्ट हम लोग कहने के लिए कहते थे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट स्टिल डेमोक्रेसी से भी बेटर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ है नहीं। तो जितना है उतना में डेमोक्रेसी बेस्ट है, एंड जितना है वो ये सब चल रहा है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आज तक दुनिया को उतना बेस्ट आप नहीं कह सकते, दुनिया में बेस्ट नहीं है। ओके, तो ये इनडायरेक्ट वे में आपसे कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर आप आते हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहा अगला, नेशनल पार्टीज। आपको नेशनल पार्टी में बेसिकली आपके एनसीईआरटी में
6-7 नेशनल पार्टी का नाम दिया गया है एंड किसे कहते हैं नेशनल पार्टी, उसका मतलब बताया गया है। एंड नेशनल पार्टी में वो भी छोड़िए, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, जैसे कि वोटिंग करवाना, इलेक्शन आईडी कार्ड प्रोवाइड करना, या जैसे कि और भी है ना कि पार्टीज़ को सिंबल प्रोवाइड करना। तो इस तरह आपको इलेक्शन कमीशन का फंक्शन पूछ देगा, किसे कहते हैं नेशनल पार्टी ये पूछ देगा। और अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है, दर्जा लेना है, तो उसके लिए उनको क्या पाना पड़ेगा, जैसे कि एटलीस्ट 6% वोट होना चाहिए, कम से कम 4 स्टेट से उनको जीतना पड़ेगा, एक सीट, इस तरह 2 सीट। तो ये कुछ चीज़ें भी हम बता नहीं रहे, बस हम ऐसे बोल रहे हो कि ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो ये यहाँ पर 3 चीज़ आपको पढ़ना है कि नेशनल पार्टी किसे कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, और आपको जो ये नाम बोले दैट इज़ कॉल्ड द, तो पार्टी फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आप इसको कंडीशन कहिए या क्राइटेरिया कहिए, जो कहना है कहिए। तो आपको कुछ हम क्राइटेरिया बता दिए। इसके अलावा चलिए अब आखिरी चीज़ जो नेशनल पार्टी से पूछा जाएगा वो है कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम, उनके आइडियोलॉजीज़, उनके फाउंडर का नाम, उनके फाउंडिंग ईयर, उनका सिंबल। तो ये कुछ चीज़ें आपको पढ़ के जाना। चलिए एक देखते हैं, मान लीजिए चलो रूलिंग पार्टी का ही देख लेते, ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो कब बनी, 1980 में बनी। इसका पुराना नाम क्या है, तो भारतीय जनसंघ है। किसके द्वारा बनाया गया था पुराना पार्टी, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी 1951 में बनाया गया था। इनका सपना क्या है, तो टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, जो कि बेसिकली एशियन कल्चर को प्रमोट करे एंड वैल्यूज़ को। एंड दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया जो है, उनका एक आइडिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म, ये आइडिया को प्रमोट करती है बीजेपी। एंड अंत्योदय का आइडिया को प्रमोट करती है, हिंदुत्व विचारधारा को प्रमोट करती है। एंड ये पार्टी जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर जो है ये कम्प्लीटली टोटली इंडिया का पार्ट बन जाए, ये इनका उद्देश्य है। एंड ये एनडीए की एक पावर के अंदर आता है। एंड 2019 के इलेक्शन में 303 सीट जीती थी बीजेपी। तो इसी तरह आपको बाकी सब पार्टी का भी पढ़ना है। चलिए एक और देख लेते जल्दी से। मान लीजिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये इसका फाउंडेशन कब हुआ, कौन थे इसके अभी के प्रेजेंट लीडर, ये पार्टी कब बनी नेशनल पार्टी, इस पार्टी का सिंबल क्या है, इस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, ये पार्टी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पावर में है, एंड कौन कौन से स्टेट में इनका प्रेजेंस है, 2019 के इलेक्शन में इन्होंने कितना सीट जीता, कितना परसेंट जीता। एंड ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की। तो इस तरह की चीज़ें आपको हर पार्टी का, मतलब 6-7 पार्टी दिया गया, आप देख लीजिए यहाँ पर, आपको इतना पढ़ के जाना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात स्टेट पार्टी की, तो स्टेट पार्टी में फिर से आपको वही चीज़ पढ़ना है कि स्टेट पार्टी का डेफिनेशन क्या है। एंड स्टेट पार्टी बनाने के लिए अगर आपका पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस या क्वालिफिकेशन जो होता है, क्वालिफिकेशन ये क्या क्या होंगे, आपको ये पढ़ना है। एंड इस मैप में आपको बहुत सारा स्टेट पार्टीज़ का नाम दिया गया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सब पढ़ के जाओ, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है कम से कम वो याद करके जाइए। जैसे कि शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना इंपॉर्टेंट है। बिहार जैसे स्टेट में, तो बिहार में ये सब इंपॉर्टेंट है। या कोई वेस्ट बंगाल की जो है कौन सी पार्टी, वेस्ट बंगाल की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के हैं, तो वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। या कोई भी आप देख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट टाइप लग रहा होगा, कुछ नाम बस ऐसे देख के याद रख लीजिएगा, ओके। एंड उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक, पूरे चैप्टर का यहाँ पर एंड अप होने वाला है। अब बस आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक का नाम है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। जो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनमें कुछ चैलेंजेस है, मतलब इनके अंदर में इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब उस पार्टी के अंदर में ही लोकतंत्र नहीं है। होता है ना, जैसे कि मान लो अभी बीजेपी में एक नेता कुछ और कह रहा होगा, दूसरा नेता कुछ और कह रहा होगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी में उनके अंदर में ही क्या नहीं होता, एकता नाम की जो चीज़ है, यूनिटी या डेमोक्रेसी, उनमें ही नहीं है। तो ये एक दिक्कत की एक समस्या वाली बात है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे लिखा हुआ है द सेकेंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या दे, कांग्रेस पार्टी देख लीजिए। जब इंदिरा गांधी नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा गांधी बनी, उनके बाद राजीव गांधी बने, उनके बाद अब सोनिया गांधी, फिर अभी राहुल गांधी। मतलब इनका फैमिली रोल ही चलता है कांग्रेस पार्टी में। तो ये मे बी सच बात है, उतना सही नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकियों को भी मौका देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है। एंड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के मामले में इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, और कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन द वर्ल्ड है। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड कौन सी है, बीजेपी। तो इतनी बड़ी पार्टी होकर अगर केवल उसमें एक ही फैमिली रूल करेगी, तो ये कहीं ना कहीं कुछ खटकेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं पार्टी के अंदर
दूसरों को भी मौका चांस मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तीसरा जो चैलेंज है या प्रॉब्लम है पार्टी के अंदर वो है मनी एंड मसल पावर। जिसके पास पैसा, जिसके पास दम ताकत, वही आगे रहता है। ये भी कहीं ना कहीं सच है। एक होता है ना, हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल बातें और एक होता है प्रैक्टिकल बातें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें, ये सच है तो सच है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट चैलेंज इज द मीनिंगफुल चॉइस। कोई पार्टी आपको मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं करती। मतलब सब पार्टी का सेम आइडियाज़ होता है। सब पार्टी कहता है अगर हम लोग आएंगे तो बेरोज़गारी हटा देंगे, हम आएंगे तो गरीबी हटा देंगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग युवाओं को ये रोज़गार देंगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं सेम बयान, सेम मैनिफेस्टो होता है ना कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सेम बताते हैं। इसलिए पीपल्स जो होता है, जो वोट देते हैं, उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस रह नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है और ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है। ओके, तो आपकी बुक में 4 चैलेंज दिया गया है एंड कुछ स्टोरीज दिया गया है, जैसे कि लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन, जो कि 2 पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में कुछ बोला गया, पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पर आप आइएगा तो सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड हाउ कैन द पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। एक पॉलिटिकल पार्टी में कैसे कैसे बदलाव लाया जा सकता है। तो उससे पहले आपको ये भी चीज़ पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है डिफेक्शन लॉ। यहाँ पर दिया गया व्हाट इज कॉल्ड डिफेक्शन। ओके, इसका एक बेस्ट स्टोरी है आया राम गया राम, हरियाणा की आई गेस कहानी है। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, एक नेता थे कोई राम नाम के, उनका पूरा नाम कुछ और है। तो वो जो थे पहले कांग्रेस में थे, फिर वो इंडिपेंडेंट बन गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर छोड़ के किसी और में चले गए। मतलब कुछ दिनों के अंदर उन्होंने बहुत बार पार्टी चेंज की थी, इसलिए उनको कहा जाता है आया राम गया राम। और उसी के बाद राजीव गांधी की सरकार ने सत्ता न टूट जाए ऐसा सोचकर उन्होंने जो चीज़ बनाया था उसी का नाम है आई गेस ये चीज़ दैट इज़ कॉल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ, इंडिया का है। इसके तहत अगर कोई आदमी पार्टी बदलता है तो उसका जो एमपी एमएलए का जो पद होता है ये इनसे छीन लिया जाता है। तो यही एंटी डिफेक्शन हो, तो आपको ये पढ़ के जाना है। अगला देखते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा, सबसे पहला पॉइंट है डिफेक्शन के बारे में। पार्टी में डिफेक्शन मतलब इसके लिए रिफॉर्म लाया गया है। सेकंड है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, अगर कोई पार्टी अगर कोई नेतागिरी में खड़ा होता है, नेता बनना चाहता है, तो उनको पहले अपना एफिडेविट देना पड़ता है। और इस एफिडेविट में होता क्या है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरा जात, मेरा नाम, मेरा आता पता, मेरा क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ इसमें लिखा रहता है। जबकि नेता बनने के आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं, बट फिर होता है ना एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये सब इसमें लिख के देना पड़ता है। एंड इसके अलावा भी आप देख सकते हैं और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है और ये नेसेसरी है कि जितने भी नेता जो बनना चाहेंगे या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपना टैक्स दिखाना पड़ेगा कि उनको कितना पार्टी में से कितना फंडिंग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कितना पैसा दे रहा है पार्टी को, क्या वगैरह वगैरह। तो ये पॉइंट्स कुछ दिया गया आपको, ये तीसरा पॉइंट। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ए रोल। देखो ये तीन ही पॉइंट था आपको पार्टीज में कैसे कैसे मतलब रिफॉर्म नहीं, ये क्या है बेसिकली, ये है आपके सजेशंस। ओके, ये था आपका सम सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर। तो ये सजेशन दिया गया था, बट ये जो बोलने जा रहे हैं ये कुछ और सजेशन आपको दिया गया है। तो देख लिए 3-4 सजेशन और दिया गया है, जैसे कि a law should be made to regulate the internal affairs of the political party. It should give a mandatory to the political parties to be a minimum number of tickets, मतलब मैक्सिमम टिकट मत दिया करो, कम दिया करो, और वुमेन को भी सीट दिया करो 1/3 of the reservation to the women candidate, and there should be state funding for the election. तो स्टेट फंडिंग भी होना चाहिए, कम से कम पैसा बर्बाद होना चाहिए चुनाव में। तो इस तरह कुछ सजेशन देखिए, आपको ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, मतलब एक बार लास्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, अगर आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हो तो प्लीज़ बस सबसे पहले आपको मीनिंग पढ़ लीजिएगा और साइड बॉक्स में जितना भी टर्म्स दिया रहेगा वो पढ़ लीजिएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका आंसर भी यही होगा। यहाँ भी साइड बॉक्स में जो दिया गया है हु इज़ रूलिंग पार्टी, तो इस तरह का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी पार्टीज़ के अंदर आपको 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अलायंस का मतलब और कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हो तो नेशनल पार्टी किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा। नेशनल पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरियाज़ क्या है वो देख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या पढ़ लीजिएगा। एंड इंडिया में जो 6-7 नेशनल पार्टी हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्टेट पार्टी किसको कहते हैं, स्टेट पार्टी बनने का दर्जा क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। एंड चैलेंजेस इन द टू पॉलिटिकल पार्टी में 4 चैलेंजेस आपको दिया गया है, ये 4 चैलेंजेस आपको पढ़ लीजिएगा। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैसे कैसे आप रिफॉर्म ला सकते हो, तो टोटल आपको 7 रिफॉर्म दिया गया, 6 रिफॉर्म, 3-3 अलग करके, एक सजेशन और एक रिफॉर्म टाइप में। तो ये दोनों कर लीजिएगा और इस तरह आपका चैप्टर जो रहेगा
कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू। बाकी वीडियोस भी, बाकी चैप्टर्स भी आपके जल्दी आएंगे।